हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीक और आप पढ़ रहे हैं सैमीकंडक्टर डिवाइसेस। हले तक आप सैमीकंडक्टर डिवाइसेस सैमीकंडक्टर्स की होंगे है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो होल करके करंट फ्लो करता है तो इलैक्ट्रॉन्स करके करंट फ्लो करता है, ये पढ़ चुके हैं। फिर असी देखा सैमीकंडक्टर जो पी तो एन टाइप सैमीकंडक्टर्स तो पी एन जंक्शन डायोड असी बनाई तो वो बारे बेसिक इन्फॉर्मेशन असी देखी। हुण असी देखांगे कि पी एन जंक्शन डायोड की काम कर सकती है, किवें किवें अगे सर्किट्स दे विचों यूज़ हो सकती है। तो आज असी पढ़ांगे रेक्टिफायर्स। So rectifier is a device which converts AC into DC. AC means alternating current into DC current. Rectifier alternating current ਨੂੰ DC current ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ AC ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AC ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਵੋਲਟੇਜ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵ AC ਦੇ लिए ਤਾਂ ਐਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਦੀ वोल्टेज किसी टाइम ਤੇ पॉजिटिव है, फिर थोड़े टाइम बाद नेगेटिव हो जाती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। जे वोल्टेज दी पोलैरिटी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है तो वो करके जो करंट फ्लो करता है वो भी दो डायरैक्शंस फ्लो करता है। मान लो ये ऐ फ्लो कर रहा है, दूसरी बारी ऐ फ्लो करेगा, जे इधर फिर ये लिए ऐ फ्लो कर रहा है, ये लिए ऐ फ्लो करेगा। मतलब करंट दी दो डायरैक्शंस है, इनू बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरैक्ट करंट की होंगे कि वो सिर्फ एक ही डायरैक्शन होंगी है। जो आप वोल्टेज वर्सेस टाइम डायरैक्ट करंट के लिए प्लॉट करिए तो सिर्फ एक ही है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, एक ही पोलैरिटी है। जी एक ही पोलैरिटी है तो करंट भी एक ही डायरैक्शन दे विच फ्लो करेगा। ये है AC ते DC। हुण असीं देखते हैं कि डायोड्स का इहदे विच की पर्पज़ है। सब तो पहले असीं पढ़ांगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर दे विच की है कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो सानू इनपुट मिल रही है। असीं ट्रांसफार्मर बारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। ये उहदी प्राइमरी कॉयल है, ये उहदी सैकेंडरी कॉयल है तो फ्लक्स लिंक हुंदा है ते जिहड़ी इनपुट वोल्टेज जिहड़ी AC है वही इहदे अक्रॉस आ गई है। सो ये है ट्रांसफार्मर तो इत्थे इनपुट असीं इत्थे अप्लाई कीती है। हुण असीं इहनूं DC च कन्वर्ट करना है। आ इनपुट AC आ रही है, साइनोसॉइडल AC कर्व आंदा पिया, टाइम वर्सिस वोल्टेज असीं इत्थे प्लॉट कीती हुई है। पहले असीं ये फर्स्ट हाफ देखते हैं। ये फर्स्ट हाफ दे विच की हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ PN जंक्शन है इनू पॉजिटिव वोल्टेज मिलती पई है, ਇਹਦੀ P साइड ਨੂੰ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है। ਇਹਦਾ मतलब है फॉरवर्ड बायस्ड है। जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट ਨੂੰ कंडक्ट करेगी। जे करंट ਨੂੰ कंडक्ट करती पई है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ कोई वोल्टेज आएगी। ਹੁਣ ਕੀ है कि ਅਸੀਂ अज्यूम करते पे हैं कि ਜਿਹੜੀ डायोड है वो आइडियल है। साडी अजम्पशन है कि डायोड जो है वो आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब की है कि जे फॉरवर्ड बायस दे विचों करंट कंडक्ट करन लग गई है तो उहदे अक्रॉस कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस हुंदी है। आइडियल दे केस दे विच इंप्लाइज कि रेजिस्टेंस उहदे अक्रॉस डायोड दे अक्रॉस जीरो है। जे उहदे अक्रॉस जीरो रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब इहदे अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं आना है। सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किहदे अक्रॉस आएगा? RL दे अक्रॉस। RL दे अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस दे अक्रॉस असी अपना आउटपुट कलैक्ट करते पे हैं। आउटपुट वोल्टेज वो होएगी जो इस लोड RL रेजिस्टेंस दे अक्रॉस आएगी। फिर वही कि फॉरवर्ड बायस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज दे ये फॉरवर्ड बायस है, एक करंट नू कंडक्ट करेगी। करंट की कंडक्शन करके जदों करंट कंडक्ट करन लग गई, जीरो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस के केस दे विच ते इहदे अक्रॉस सारी दी सारी वोल्टेज जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगी। तो ऐसी आउटपुट की होएगा, यही आउटपुट होएगा जो इनपुट है। जो इनपुट है वो सेम इहदे अक्रॉस डेवलप हो जाएगी। हुण असीं देखते हैं सैकेंड हाफ दे विच की होएगा। सैकेंड हाफ दे विच जो वोल्टेज है नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब की है कि हुण इत्थे P टाइप नू नेगेटिव वोल्टेज मिलती पई है। जे P टाइप नू नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है इसका मतलब डायोड की है हुण रिवर्स बायस है। जे डायोड रिवर्स बायस है हुण की होएगा कि आइडियल असी डायोड मन्नी हुई है तो रिवर्स बायसिंग दे विच आइडियल डायोड दी रिवर्स बायस दे विच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ये है रिवर्स बायसिंग दे केस दे विच। तो
ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ वन ਸਾਈਕਲ, एक साइकिल है, फिर इत्थों शुरू होया दूसरा साइकिल, इस तरह अगे बढ़ता जाता है। सो एक साइकिल दे विच सिर्फ पहले हाफ साइकिल दे विच ही जिहड़ी साडी है आउटपुट है आई है, दूसरे साइकिल दे विच जीरो आई है। सिमिलरली ए वाला साइकिल शुरू होएगा, फिर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, कुछ वोल्टेज आएगी ए क्रॉस, फिर तो जीरो आ जाएगा, फिर ओदे क्रॉस पॉजिटिव है, वोल्टेज आएगी साडे कोल कुछ वोल्टेज ए क्रॉस कुछ आउटपुट आ गई है। सो असी इनू हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ हाफ एक साइकिल दे अद्धे हाफ नू ही रेक्टिफाई कर रहा है। हुण है कि मैं जो डीसी करंट पहले प्लॉट कीता सी तो मैं कहा सी कि वोल्टेज एवें दी है, पर ये तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, इस करके जिहड़ी सानू आउटपुट मिली है इनू बोलदे आ पल्सेटिंग डीसी। पहले जे बिल्कुल डीसी करंट लेना तो वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट आनी चाहिए है, पर ये कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट करती पई है, पर ये है डीसी है। क्यों डीसी है? क्योंकि ये वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है। जब वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रह रही है तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन दे विच फ्लो करेगा। जो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहा है, इसका मतलब डीसी करंट है, पर है किहड़ा? पल्सेटिंग डीसी। सो दोबारा एक बार देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर दे विच एक पीएन जंक्शन डायोड लगी हुई है, आउटपुट इत्थों ट्रांसफार्मर तो इनू मिल रहा है। जदों फर्स्ट हाफ साइकिल दे विच ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, फर्स्ट हाफ फॉरवर्ड बायस हुई, इन जीरो रेजिस्टेंस होने करके सारा दी सारी वोल्टेज लोड दे क्रॉस आएगी, तो ये आ गया। सो ये फॉरवर्ड बायसिंग लिए आ गया। नेक्स्ट टाइम जदों ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, पीएन जंक्शन डायोड जिहड़ी रिवर्स बायस हो गई है, रिवर्स बायसिंग होने करके ਇਹਦੀ इनफिनाइट रेजिस्टेंस है, कुछ ਇਹਦੇ ਚੋਂ करंट फ्लो नहीं करना, जे करंट नहीं फ्लो करना तो लोड दे क्रॉस कुछ नहीं आना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਡਾਇਓਡ, ਡਾਇਓਡ D1 ਤੇ ਡਾਇਓਡ D2। दूसरी गल रेजिस्टेंस जी है सेंटर, इस सेकेंडरी कॉइल के सेंटर के क्रॉस लगी हुई है, इनू सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो असीं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की हेल्प नाल देखांगे कि किवें फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुंदी है। फर्स्ट हाफ ऑफ इनपुट साइकिल देखते हैं, ये पहले हाफ के दौरान ये वोल्टेज पॉजिटिव है, जो वोल्टेज पॉजिटिव है डायोड D1 नू मिलेगी पॉजिटिव वोल्टेज P साइड नू, ਇਹਦੇ ਆ P टाइप ਹੁੰਦਾ है, P टाइप नू मिली पॉजिटिव वोल्टेज, डायोड D2 ਦੇ P टाइप नू मिली नेगेटिव वोल्टेज। ਇਹਦਾ मतलब कि फर्स्ट हाफ ਦੇ ਵਿੱਚ डायोड D1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ फॉरवर्ड बायस है ਤੇ डायोड D2 जो है रिवर्स बायस है। जे डायोड D2 रिवर्स बायस है तो ਇਹਨੇ ਤੇ करंट कंडक्ट ही नहीं करना है, करंट फ्लो करेगा ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ करंट ਕਿਵੇਂ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव है, ਇਹ सेंटर टैपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ है। चलो पॉजिटिव हो गया, इथों करंट स्टार्ट फ्लो किया, करंट दी मोशन, करंट जो है आउटपुट फिर लोड दे क्रॉस लेनी है। फिर वही गल है कि जे फॉरवर्ड बायस है डायोड नू आइडियल मन्निया होया, आइडियल डायोड दे केस दे विच रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हुंदी है, सारी दी सारी वोल्टेज लोड दे क्रॉस ड्रॉप हो गई ते सानू वोल्टेज की मिली आउटपुट दे विच इन्नी। डायोड D1 जदों फॉरवर्ड बायस है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, डायोड D1 रिवर्स बायस्ड है। जे डायोड D1 रिवर्स बायस है एक करंट बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगी, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है एक करंट कंडक्ट करेगी। ਹੁਣ ਇਹਦੀ करंट ਦੀ कंडक्शन देखते हैं। पॉजिटिव तो करंट की मोशन की फ्लो शुरू करीदा,
करंट फ्लो कर रहा है फिर सैकेंड हाफ साइकिल लिए भी हुण करंट फ्लो कीता है ते करंट दी डायरैक्शन बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट हाफ साइकिल दे विच सीगी। तो सानू हुण की वोल्टेज सारी जिन्नी वोल्ट फिर डायोड D2 आइडियल है, ਇਹਦੇ अक्रॉस जीरो रेजिस्टेंस है, जीरो रेजिस्टेंस मतलब ਇਹਦੇ ਚੋਂ बिल्कुल करंट फ्लो करेगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, सारा दा सारा वोल्टेज ड्रॉप RL दे अक्रॉस है। ਇਹਦੇ अक्रॉस भी सानू आउटपुट वोल्टेज मिली जो कि पॉजिटिव है। देख रहे हैं कि दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਜਿਹੜਾ सेम डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀ पोलैरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਇਹਦਾ मतलब कि डायोड D1 ਤੇ D2 ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ही ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, डायोड D1 कंडक्ट करेगी, डायोड D2 नहीं करेगी, करंट फ्लो करेगा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आउटपुट आएगी D1 करके नेगेटिव हाफ साइकिल ही है D2 करके आएगी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ फुल वेव रेक्टिफायर। ਇਹਨੂੰ फुल वेव रेक्टिफायर क्यों किया जाता है? क्योंकि ਇਹਦੇ दोनों हाफ साइकिल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈ, दोनों हाफ साइकिल्स ਦੇ क्रॉस वोल्टेज कुछ ना कुछ ਸਾਨੂੰ आउटपुट मिली है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल ਦੇ क्रॉस आउटपुट आई सी, सैकेंड हाफ साइकिल ਦੇ क्रॉस कुछ नहीं आई सी। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ फुल वेव रेक्टिफायर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈਕਟੀਫਾयर ਨੇ इनपुट जो कि AC सी ਉਹਨੂੰ कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग DC ਦੇ ਵਿੱਚ, पर ਸਾਨੂੰ DC ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ਹੋਵੇ, पर ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫ ਵੇਵ ਸਾਈਨ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਆ ਰੈਕਟੀਫਾयर ਹੈ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਰਾ ਰੈਕਟੀਫਾयर ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾयर ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ RL, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ कि एक रैक्टिफायर है, इनपुट वोल्टेज है ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲਸੇਟਿੰਗ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ, जब यदि मैक्सिमम वोल्टेज आ गई तो कैपेसिटर भी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। इस तो बाद क्या है कि जे कैपेसिटर के अगे कोई भी लोड रेजिस्टेंस RL नहीं लगी होंगी तो कैपेसिटर ने इसी वोल्टेज तक चार्ज रहना सी, पर हुण ओहदे क्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है RL। की होएगा कि हुण जिहड़ा कैपेसिटर चार्ज होया उन्हें डिस्चार्ज होना शुरू होना है। जे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्लो होवे कि इन्नी स्लो होवे कि हाले कैपेसिटर इन्ना कि डिस्चार्ज होया, पर दूसरे पासों आ वाली उन्हों इधरों कैपेसिटर नूं आउटपुट वोल्टेज फिर मिल गई है जिहड़ी कि पॉजिटिव है, तो कैपेसिटर फिर चार्ज होएगा, फिर मैक्सिमम तक पहुंचा, हुण उन्हें डिस्चार्ज होना शुरू होना है, लेकिन वो इन्नी स्लो डिस्चार्ज हो रहा है कि पिछले इथों रैक्टिफायर तो दोबारा सानू आउटपुट मिल गई है, वोल्टेज मिल गई है, तो कैपेसिटर दी चार्जिंग डिस्चार्जिंग नाल सानू इदां दी आउटपुट मिलेगी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲੇ ਹੁਣ DC ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ DC ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, जो रैक्टिफायर ਉਹਨੂੰ फुल वेव रैक्टिफायर लाया, ਉਹਨੇ ਪਲਸੇਟਿੰਗ DC ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ AC ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਾਇਆ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, फिर उस तो बाद जो तो वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो गई है, इन्हें भी कैपेसिटर ने भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाना है। जे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्लो होवे तो फिर उन्नी देर नूं हाले पूरा डिस्चार्ज नहीं होया होएगा ते इत्थों
एक होर वोल्टेज दी वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज पिछों होर आ जाएगी जो पॉजिटिव होएगी तो फिर इनू चार्ज करनी शुरू कर देगी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ इस तरह की आउटपुट मिलती है। कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम असी चाहते हैं स्लो होवे, मतलब ज़्यादा होवे, डिस्चार्ज टाइम लार्ज होवे कि वो ज़्यादा टाइम दे विच डिस्चार्ज करे। ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम डिपेंड करता है टाइम कॉन्सटेंट के उपर। ये तुसीं ऑलरेडी पढ़िया होया है। टाइम कॉन्सटेंट हुंदा है 1/RC। जिन्ना ज़्यादा कैपेसिटर दी टाइम कॉन्सटेंट ज़्यादा होएगा, डिस्चार्ज टाइम उन्ना ही थोड़ा होएगा, मतलब उन्ना ही उन्हें डिस्चार्ज लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। जे टाइम कॉन्सटेंट ज़्यादा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने भी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इस तो चाहते हैं कि वो डिस्चार्ज होने ज़्यादा टाइम लगे, तो इसलिए सानू की करना पएगा, कैपेसिटर दी वो वाला कैपेसिटर यूज़ करना पएगा जिहदी C वैल्यू लार्ज होवे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्टर सर्किट्स। हुण असीं कुछ होर डायोड्स पढ़ते हैं, स्पैशल परपस PN जंक्शन डायोड्स कि PN जंक्शन होर किवें किवें यूज़ हो सकते हैं। सब तो पहले पढ़ांगे जीनर डायोड। जीनर डायोड का सिंबल हुंदा है ये सिमिलर है जिवें कि साडा PN जंक्शन का हुंदा है, पर इहदे विच आप इत्थे आह स्ट्रेट लाइन की जगह ते हुण Z वाला सिंबल है कॉरस्पोंडिंग टू द जीनर डायोड। ये जीनर डायोड हमेशा ही रिवर्स बायस दे विच ऑपरेट करती है ते रिवर्स बायस दे भी ब्रेकडाउन रीजन विच ऑपरेट करती है। सो ये जीनर डायोड का ऑपरेशन रिवर्स बायस दे विच हुंदी है ते ब्रेकडाउन रीजन दे विच हुंदी है। हुंदा की है कि जिहड़ा जो असीं PN जंक्शन बनाते हैं तो असीं P ते N जंक्शन को हैवीली डोप कर दिंदे हैं। P साइड ते N साइड जिहड़ी असीं जंक्शन दे विच यूज़ करते हैं वो हैवीली डोप्ड हुंदी है, बहुत ज़्यादा डोपिंग कीती हुंदी है उहदे विच। जे हैवीली डोप्ड होएगी उहदे नाल की होएगा कि जिहड़ा डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही थिन होएगा, थिन डिप्लीशन रीजन होएगा, पर उहदे क्रॉस जिहड़ा बैरियर है, बैरियर वोल्टेज तो जिन्नी PN जंक्शन की बननी है उन्नी बननी है, पर डिप्लीशन रीजन की लेंथ जिहड़ी है छोटी है। लेंथ छोटी होने करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस ये बहुत ही हाई होएगा। सो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस दे विच ऑपरेट करती है तो ब्रेकडाउन रीजन दे विच ऑपरेट करती है। हुण आपां इहदे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इहदे IV कैरेक्टरिस्टिक्स जीनर डायोड दे। एक करंट है, ये वोल्टेज है। पहले रिवर्स सैचुरेशन करंट हुंदा है, ये हुंदी है जीनर वोल्टेज। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिवें कि PN जंक्शन दे है, बस इन्ना फर्क है कि इत्थे हुण जिहड़ा ब्रेकडाउन रीजन है बहुत शार्प है, उते इन्ना शार्प नहीं सी। हुणे ब्रेकडाउन रीजन बहुत शार्प है, मतलब एकदम ही जीनर तो बाद हैवी करंट उहदे चों फ्लो करेगा जीनर डायोड दे विचों। जिस वोल्टेज तो बाद हैवी करंट फ्लो करेगा उन्होंने बोलते हैं जीनर वोल्टेज। PN जंक्शन दे विच उन्होंने बोलते सी ब्रेकडाउन वोल्टेज ते इत्थे उन्होंने जीनर वोल्टेज बोलते हैं। ते ये वाला रीजन जिदे हैवी करंट फ्लो करता है कि वोल्टेज दी चेंज होनी या ना होने नाल कोई फर्क ही नहीं पै रहा कि वोल्टेज हुण इस तो बाद हैवी करंट इहदे चों हैवी फ्लो करना है, ज़्यादा ही फ्लो करना है। इस रीजन दे विच करदी है ऑपरेट जीनर डायोड। असीं देखांगे क्यों करदी है इस रीजन, पर पहले असीं ये देखते हैं कि ब्रेकडाउन रीजन दे विच ऐसा की हुंदा है कि एकदम ही पहले तक करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ब्रेकडाउन के आंदे ही हैवी करंट फ्लो करन लग जाता है। हुंदा ये है कि पहले तो रिवर्स बायस दे विच करंट इसलिए नहीं फ्लो कर रहा सी क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सी। आ P साइड सी, आ N साइड सी, इत्थे जंक्शन सी, इत्थे नैगेटिव चार्ज डेवलप होया सी, नैगेटिव पोटेंशियल, इत्थे पॉजिटिव। आ एक P टाइप ए PN जंक्शन सी। इहदे विच रिवर्स बायसिंग दे विच की हो रहा सी कि इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े P तो N वाल मूव कर रहे सी ते होल्स जिहड़े है N तो P वाल मूव कर रहे सी। तो करंट होल्स इधर बहुत थोड़े होंगे, इलैक्ट्रॉन्स इधर बहुत थोड़े होंगे, इस करके तो करंट बहुत ही थोड़ा फ्लो कर रहा सी।
पर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज जिहड़ी असीं बाहरों अप्लाई कीती हुई है रिवर्स बाइसिंग दे केस दे विच ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਪੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਹੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, 4 ਉਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਪੀ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਡੀਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਡੀਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ। ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਤੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ, ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ RL ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ੀਨਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੋਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ V ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ V1 ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ V2 ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਗੀ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਥੋੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ 1 ਹੈ कि वोल्टेज इंक्रीज हो गई है। जे वोल्टेज इंक्रीज हुई है तो यदा मतलब कि जेड़ा इन्हां दे अक्रॉस ड्रॉप है वो भी इंक्रीज होएगा। जे पहले मैं V1 ते V2 बनाए हुए सी तो फिर वोल्टेज इंक्रीज करन दे नाल ये भी वधने चाहिए है। वोल्टेज इंक्रीज करन दे नाल करंट भी वधेगा। सानू पता है जो जीनर डायोड दे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए सी आ बनाए सी कि करंट वोल्टेज दे इंक्रीज होण या ना होण नाल उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा, करंट बस इहदे चों ज़्यादा फ्लो करेगा। जीनर डायोड जब ब्रेकडाउन दे विच ऑपरेट करदी पई है, हुण वोल्टेज वध गई, करंट भी वधिया, तो जिहड़ा भी एक्सेस करंट है वो तो जीनर दे विचों फ्लो कर जाना है, एक्सेस करंट जीनर चों फ्लो कर जाना है। पर ये एक्सेस करंट असीं देखिया कि वोल्टेज दे वधन या ना वधन नाल कोई इहनूं फर्क नहीं पैंदा। तो इस करके इहदे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है वधन दे नाल या घटन दे नाल इहदे अक्रॉस सेम ही रहनी है। जिहड़ा हुण वोल्टेज दे अक्रॉस ड्रॉप वधना है और रेजिस्टेंस आर दे अक्रॉस वधना है। पर असी तो वो सानू कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए सी, कांस्टेंट आउटपुट चाहिए सी। जो पहले जीनर दे अक्रॉस जो V2 ड्रॉप सी, हुण भी वोल्ट इहदे अक्रॉस आउटपुट कितनी है V2 है। चाहे साडी वोल्टेज वधी है, साडी वोल्टेज दे विच फ्लक्चुएशन इंक्रीजिंग हुई सी, पर लोड दे अक्रॉस आउटपुट जिहड़ी है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹ V2 ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਨਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਰ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੋਲटेज कटेगी करंट भी कटेगा, पर फिर भी वही गल है, जे करंट घटदा भी है कोई ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜ਼ੀਨਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ। ਵੋਲਟ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਘਟੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੀ, ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ, ਜ਼ੀਨਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ V2 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ V2 ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ V2 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰॉप हुई है, वोल्टेज ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਘਟੇਗੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। V1 ਜੋ ਹੈ V1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ V1 ਮਾਈਨਸ V ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ V2 ਪਲੱਸ V ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਨਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੀਨਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ V2 ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ V2 ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਰੰਟ V2 ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੀ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ।